जय हिंद। आज से हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और डेली आपके चैनल पर, इसी चैनल पर एक डेली फिजिक्स का वीडियो जाएगा। हमारे पास कक्षा 10 के पेपर देने का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो आज से लगभग दो महीने हैं और 2 महीने में हम लोग 30 से 40 वीडियो करके आएंगे और 30 और 40 वीडियो में आपका पूरा फिजिक्स हम समाप्त कर देंगे। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिजिक्स बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। इसमें बहुत अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको दावा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रकाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। अगर हमको पढ़ना प्रकाश है तो ये पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बंद कमरा है और पूरा इसमें अंधेरा है, रात का समय है और पूरा अंधेरा है उस कमरे में, और एक लड़का है, उस लड़के का आँख पूरा प्योर सही है। अगर दिन में वो पूरा अच्छे से देख सकता है, इसका मतलब उसकी आंखें क्या है, सही है। उसकी आंखों में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं है, वो सब कुछ देख सकता है। और उसी लड़के को इस कमरे में हम लोग लाते हैं। इस कमरे में हम उस लड़के को लेकर आएंगे और जब लेकर आएंगे और बोल देंगे कि यहाँ एक पेन है, इसको लेकर आओ, तो क्या लड़का पेन को ला पाएगा? सोच के देखिए, नहीं ला पाएगा। क्यों? ये भी बात है, क्यों नहीं ला पाएगा? उसकी आंखें तो सही है, उसको ला देना चाहिए, क्योंकि हम आंखें से देखते हैं, तो उसको पेन लेके आना चाहिए। लेकिन वो नहीं ला पाएगा क्योंकि उसको पेन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि उसको आंखों के अलावा उस पेन को देखने के लिए किसी और कारक की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बात सुना कि तो इस पेन को देखने के लिए इस लड़के के आंखों के अलावा बाहर से जो कारक की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा परिभाषा हो गया। कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो लॉजिक सी बात है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों के अलावा किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पढ़ेंगे कुछ गुण, प्रकाश के गुण। चलिए लिखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो देखा जाए कि सूर्य से जब सूर्य उदय होता है तो वहां से प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर आती है, हमारे यहाँ। तो प्रकाश का सूर्य की जब उदय होती है तो वहां से प्रकाश आता है। जब आएगा सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो चल के आता है, और चलेगा तो उसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी। ठीक है, तो पहला नंबर की इसकी स्पीड पढ़ लेते हैं। जो प्रकाश की स्पीड होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वायु में होगा या फिर निर्वात में। ठीक है, तो प्रकाश किस चाल से चलता है, निर्वात में या वायु में? तो प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। दूसरा, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम के आता है कि सीधा आता है? तो अगर हम टार्च यहाँ से जलाएंगे, तो अगर यहाँ से मान लीजिए आपकी तरफ हम टार्च जला रहे हैं, अगर टार्च इधर जलाएंगे तो सीधा प्रकाश जाएगा। अगर किसी दीवार पर, सामने की दीवार पर हम टार्च जलाते हैं तो प्रकाश एकदम सीधा जाता है, न कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है। तो जब प्रकाश सीधा रेखा में जब जाता है तो इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। तो जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश एक सीधी
रेखा में गमन करता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है, और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या करती है? परिवर्तित की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम सोलर पैनल है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छत पर रख देते हैं तो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और वहां से क्या करता है कि प्रकाश को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या हुआ? ऊर्जा हुआ। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझेंगे? अब देखते हैं 4 नंबर, एक होता है तरंग। तरंग का मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी शांत जल में जब किसी पत्थर को मारते हैं तो वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होकर चलता है। ठीक है, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जब ऊपर नीचे चलता है तो उसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये तरंगे जो होती हैं ये ऐसे ऐसे तो होती हैं, ऊपर नीचे तो होती हैं, लेकिन एकदम सीधा जाती हैं। ठीक है, जब प्रकाश सूर्य से आता है तो वह सीधा एकदम सरल लेकर नहीं आता है। जैसे महाभारत रामायण देखे होंगे तो उसमें जब तीर चलाते हैं तो तीर एकदम सीधा जाता है, कांपते हुए नहीं जाता। लेकिन जो प्रकाश होता है ना वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते करते सीधा तो जाता ही है, टेढ़ा मेढ़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते सीधा जाता है। तो उस जब ऊपर नीचे करता है तरंग के रूप में चल गया, तो इसको बोलते हैं तरंग। और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। कक्षा 12 में हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, कैसी होती है, ये कक्षा 12 की चीज़ है। बस इतना आप समझिए कि जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में चलता है। बात समझा गई? ये इसके मुख्यतः क्या है? गुण है। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, और भी इसके सारे गुण हैं, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब अगले धीरे धीरे क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपका ध्रुवण हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, व्यक्तीकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ये लोग हम व्यक्तीकरण हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में। अभी यहाँ केवल प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको प्रकाश का गुण कितना याद रखना है? 4। कितना? 4। आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ना है? पृथ्वी पर जितनी सारी वस्तुएं हैं उसको प्रकाश के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न कर देती हैं। जैसे अगर लालटेन है तो लालटेन को जलाएंगे तो क्या करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो प्रकाश स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग दीप्त वस्तुएं। सूर्य है, सूर्य उदय होता है तो ऑटोमेटिक प्रकाश आता है, उसके पास खुद की क्या है? ऊष्मा है, तो वो क्या है? दीप्त वस्तु है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अगर कोई पूछेगा दीप्त वस्तु किससे कहते हैं तो आप लोग लिखिएगा, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं।
वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर आपके पास ईंट है तो ईंट को आप जलाएंगे भी तो क्या होगा, खुद की ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा, प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ईंट हमारा क्या होगा, अदीप्त वस्तु होगी। पत्थर भी हमारा क्या होगा, अदीप्त वस्तु होगी। और इसी तरीके में एक हमारा चंद्रमा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा चंद्रमा है और ये हमारा सूर्य है और ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है और इसी ग्रह, जैसे ग्रह भी होते हैं 8 ग्रह जो होते हैं, जैसे आपका पहला बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये 8 ग्रह जो है इनके खुद के पास ऊष्मा नहीं है। और चंद्रमा भी है, इसके पास भी खुद की ऊष्मा नहीं है। ये सूर्य से प्रकाश जाता है और जाने के बाद प्रकाश का परिवर्तन होने के बाद फिर प्रकाश कहाँ आता है, पृथ्वी पर। इसलिए चंद्रमा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसमें उजाला दिखाई देता है। हालांकि इसके पास खुद की ऊष्मा नहीं है। तो चंद्रमा भी हमारा क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी के पास खुद की ऊष्मा नहीं है, तो पृथ्वी ग्रह है, इसलिए ग्रहों के पास भी क्या होता है, खुद की ऊष्मा नहीं होती। लेकिन जो तारे होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। जैसे सूर्य हमारा एक प्रकार का क्या है, तारा है, उसमें खुद की ऊष्मा है। तो जितने सारे ब्रह्मांड में तारे होते हैं उनके पास खुद की ऊष्मा होती है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, दीप्त वस्तु कहेंगे। आता है समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ वायु है और वायु में प्रकाश को इधर से जलाएंगे तो इधर से, इसी वायु में से होकर जा रहा है, तो वायु को क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। कौन सा माध्यम बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिसमें से होकर गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिसमें से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक, प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। पहला होता है पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम। एक होता है पारभासी। पारभासी माध्यम। एक होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। क्या समझाई? प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश जिसमें से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश, ये मान लीजिए माध्यम है कोई, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा क्या होता है, चला जाता है। यहाँ हम टर्च जला दिए, ये माध्यम है, और माध्यम एक ओर से टर्च जलाए हैं तो इसमें से पूरा प्रकाश क्या हो गया, दूसरी ओर चला गया है। तो इस माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। समझ में? जब प्रकाश जिस माध्यम से जब किसी एक माध्यम के से होकर दूसरी ओर क्या होता है, चला जाता है, उसमें से होकर गुजर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम। जैसे हवा, अगर हमारे पास यहाँ क्या है, कमरे में हवा भरा हुआ है, अगर यहाँ से प्रकाश जला देंगे तो प्रकाश क्या होगा, इस दीवार से उस दीवार की ओर चला जाएगा। इसका मतलब प्रकाश जो है किसमें हो रहा है, इस पार से उस पार चला जा रहा है, तो वाइट से होकर जा रहा है, तो पूरा प्रकाश चला जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी माध्यम। इसलिए जो हमारा वायु होगा कौन सा माध्यम कहलाएगा, पारदर्शी माध्यम। गैस हो गई, गैस भी कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, अगर कांच है, अगर कांच के मान लीजिए दीवार खड़ा कर देते हैं और इधर टर्च चलाएंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, उस पर चला जाएगा, तो कांच क्या हो जाएगा हमारा, पारदर्शी माध्यम।
क्या होगा, पारदर्शी माध्यम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा पूरा चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है परभाषी माध्यम। परभाषी माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा पूरा नहीं जाता, उसका आंशिक भाग ही एक ओर से दूसरी ओर जा पाता है। आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा, आंशिक का मतलब कि थोड़ा सा हिस्सा होता है। तो अगर हमारे पास अगर ये कोई माध्यम है, अगर इसमें से हम प्रकाश भेज रहे हैं तो कुछ तो इधर लौट जाएगा, लेकिन कुछ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। पूरा नहीं, प्रकाश जब भेज दिया तो आधा इधर चला गया, लेकिन कुछ इसका आंशिक भाग थोड़ा सा क्या हो गया, एक ओर से दूसरी ओर चला गया है। तो जो ये हमारा माध्यम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परभाषी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का जो आंशिक भाग है, आंशिक मतलब थोड़ा सा, पूरा जब मान लीजिए कि तो 5 भेज दिए, ये पूरा यहाँ 5 भेजे तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ 2 वापिस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, थोड़ा ही सही गया है। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही एक ओर से दूसरी ओर जा पाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परभाषी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल से लिपटा हुआ कागज, तेल से लिपटा हुआ कागज, लिपटा हुआ कागज, अगर कोई कागज है उसको तेल से में डुबो देंगे और उसके बाद एक ओर से टार्च जलाएंगे तो उस भिजे हुए कागज पर, तो प्रकाश का पूरा उधर नहीं जाएगा, थोड़ा ही भाग उधर जाएगा, बाकी सब क्या होगा, इधर रह जाएगा। तो तेल से लिपटा हुआ जो कागज है कौन सा माध्यम कहलाएगा, परभाषी माध्यम। उसके बाद घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, अगर हम घिसा हुआ कांच लेते हैं, कांच लेंगे छोटा सा, उसको रगड़ देंगे और जब उस पर टॉर्च जलाएंगे तो आधा तो इधर हो जाएगा और कुछ भाग उस पर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परभाषी माध्यम। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल ही नहीं जा पाता है उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल ही नहीं जा पाता उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम। जैसे मान लीजिए दीवार है, अगर दीवार पर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाएगा, तो दीवार कौन सा माध्यम हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, दीवार किससे बना होता है, ईंट से, ईंट हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। लकड़ी है, तो लकड़ी का दरवाजा लगाएंगे, दरवाजे की साइड लाइट जलाएंगे दूसरी साइड नहीं जाएगा, तो लकड़ी भी हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका फिर से दोबारा वीडियो बनाकर आप चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रकाशिक माध्यम कितने हो गए, 3। एक हो गया पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर पूरा पूरा चला जाता है उसे पारदर्शी माध्यम। और परभाषी माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग एक ओर से दूसरी ओर जा पाता है उसे हम लोग परभाषी माध्यम कहते हैं। और अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल ही नहीं जा पाता है उसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण पढ़ना है। तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है, अगर प्रकाश जाएगा तो कोई रास्ता अपना चूज करेगा, तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर ये प्रकाश यहाँ से होकर इस रास्ते से होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसकी जो रास्ता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण जो होता है इसको एक नोक दिखाता है, एक नोक। अगर ये दोनों ओर दिख गया इसको बोलते हैं रेखाखंड। अगर दोनों ओर नोक है तो इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलते हैं इसको। और इसमें दोनों में नहीं, जब दोनों में नहीं है तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, ये रेखाखंड हो जाएगा, ये हमारा रेखा होगा और इसको क्या बोलेंगे, किरण। ठीक है, तो कोई पूछेगा प्रकाश किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उस रास्ता को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो प्रकाश किरण हमने पढ़ लिया प्रकाश के किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उस रास्ते को प्रकाश के किरण कहते हैं। अगर एक प्रकाश की किरण जा रही है तो इसको बोलेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। लेकिन मान लीजिए कि एक से ज्यादा किरणें हो गई, एक हो गया, दो हो गया, तो अब इसमें किरणों के समूह हो गया। तो जब प्रकाश की किरणों के समूह हो गया तो प्रकाश की जो किरण होगी एक से ज्यादा होगी। तो प्रकाश एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब समूह बन गया। तो समूह, उसी समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पास में अगर एक आदमी जा रहा है तो प्रकाश किरण हो गया, उसके साथ दो चार और जाने लग गए तो समूह बन गया, और उसी समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। बात समझ आ रही है। चलिए, तो प्रकाश किरण पुंज कोई पूछेगा आपसे किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण जो पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, उसको देखते हैं हम लोग। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और एक होता है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से चारों ओर क्या होती हैं, फैलती हैं, तो इस प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। प्रकाश की कई सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। तो इस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती हैं तो इस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, कभी काटती ना हो, परस्पर क्या हो, समानांतर हो, तो इस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, तो उस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे। ओ और ये डी, यहाँ एक 90 डिग्री तलवा में डालेंगे हम लोग एन। ठीक है, चलिए, ये हमारा एक चिकना तल है। क्या है, चिकना तल है। तो जब चिकना तल है तो मान लीजिए हम कुछ रख दिए हैं, ठीक, चमकने वाला कुछ हम लोग रख दिए हैं। जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो टकराएगा, ये वायु हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए ये माध्यम वन, और ये क्या है, माध्यम
2, ठीक है। यहाँ से माध्यम 2 क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर क्या है, माध्यम 1 है। इसका मतलब तो वायु है, क्योंकि वायु प्रकाश प्रवेश कर सकता है। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, माध्यम 1 है यानी वायु है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे तल के माध्यम से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए कि सामने कोई दीवार है, चमकीला दीवार है, एक चमकीला झिल्ली होती है, और चमकीला कोई प्लास्टिक है, तो अगर हम इधर से टार्च जलाएंगे तो प्रकाश तो जाएगा, लेकिन परावर्तन के पश्चात फिर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। प्रकाश जो है वो झिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा, वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। पास में आ रही है? तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराने के पश्चात बिना अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका। ये प्रकाश आ रही है, ये किरण क्या हो रही है, आ रही है। आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण क्या होती है, आती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के पश्चात जा रही है, परावर्तित होकर क्या हो रही है, जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, जो किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। यहाँ ए और ओ क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ से जा रहा है तो बी और ओ क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ पर होता है, प्रकाश का जो परावर्तन हमारा घटना हुआ है, यहाँ से एम और एम डैश पर हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ पर हुआ है, यहाँ से इस पृष्ठ पर हुआ है, इस पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ पर होता है उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ m और m डैश क्या हो जाएंगे, तो परावर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु कौन सा है, वो हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते किसे हैं, देखिए परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ पर कई सारे बिंदु होंगे, 1 2 3 सभी बिंदुओं से मिलकर बने होंगे। तो हमको सभी बिंदु नहीं लेना है, उस बिंदु को लेना है जिस पर प्रकाश की किरण क्या हुई है, आई हुई है। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु होगा, क्योंकि बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन इसी बिंदु पर आया है, तो जिस बिंदु पर आया है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अच्छा, कौन आया है, तो आपतित किरण आई है। किस बिंदु पर, तो परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आई है, तो इसको बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश की परिवर्तन की घटना में, प्रकाश की परिवर्तन घटना छोड़िए, ये लिखिए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन में परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है या गिरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं, तो ये हमारा आपतन बिंदु है, तो जब 90 डिग्री के एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं लंब। यहाँ से ऊपर की तरफ क्या खींच देंगे, एक हम लंब खींच दिए, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं।
बात समझाइए। आपतन बिंदु के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब का मतलब खींचने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखिए यहाँ इसके और इसके बीच कितना 90 डिग्री बन रहा है। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ O और N क्या हो जाएगा, तो हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये O हो गया और N, यही हमारा क्या है, लंब है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। बात समझ आ गई। एक होता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण का मतलब आ रही है, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को, बीच में कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। परावर्तित किरण का मतलब जा रही है परावर्तन के पश्चात, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। और नियम देखेंगे हम यहां से, इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम देखिए ध्यान से, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, इसी बिंदु पर है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, इसी बिंदु पर है। और अभिलंब है, इसी बिंदु पर है। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रथम नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपतित किरण, कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हम लोग चित्र से देख रहे हैं, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, तीनों एक ही तल में क्या है, स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो हमारा क्या है, आपतन कोण है और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। तो दूसरा नियम इसका ये है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण कौन सा है, आई, परावर्तन कोण कौन सा है, तो आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। कोई पूछेगा अगर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः अपने ही माध्यम में वापिस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगली विधि जो होगी आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे दर्पण।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।